वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? यूपीएसआई 2025 में आरटीआई एक्ट से सवाल पक्का आता है और सच यह है कि यह टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आरटीआई एक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएगा। इस एक वीडियो में मैं आपको आरटीआई एक्ट 2005 जीरो से हीरो तक तैयार करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आर्ट 11 की इस खास गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री को डिकोड करने वाले हैं वो मूल रूप से यूपीएसआई मूल विधि की एक मास्टर क्लास का स्टडी मटेरियल है। और इसका मुख्य विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे हम आमतौर पर आरटीआई एक्ट कहते हैं। बिल्कुल। भले ही ये पीडीएफ परीक्षा की तैयारी के नजरिए से बनाई गई है, लेकिन जब हम इसे ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो पता चलता है कि ये असल में हर नागरिक के लिए एक सुपर पावर टूल किट है। सही कहा। ये एक ऐसा टूल है जो सीधे आम जनता के हाथ में ताकत देता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की चर्चा का हमारा मिशन है ये समझना कि यह कानून पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। तथ्य है जो मतलब काफी हैरान करने वाला है। स्वीडन वाला तथ्य। हाँ, आमतौर पर हमें लगता है कि आरटीआई कोई 21वीं सदी की नई चीज है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले स्वीडन में आया था, वो भी 1766 में। सोचिए कितना पुराना इतिहास है इसका। और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनने से पहले ही 1997 में तमिलनाडु और गोवा ने इसे लागू कर दिया था। फिर आता है 2005 का साल, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर है। इसमें 2 डेट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 12 मई को यह संसद से पारित हुआ और 15 जून को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पेंच है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये कानून रातों रात लागू नहीं हो गया था। अच्छा, तो कितना समय लगा? सरकार ने विभागों को तैयारी के लिए 120 दिन का बफर टाइम दिया था। 120 दिन। देखिए, किसी भी सरकारी विभाग के लिए अपनी दशकों पुरानी गोपनीय शैली को अचानक पारदर्शी बनाना आसान नहीं था। उन्हें अधिकारी नियुक्त करने थे, फाइलें व्यवस्थित करनी थीं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही। इसी तैयारी के बाद अंततः 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून पूरे देश में लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005, ये तारीख सच में ऐतिहासिक है। स्रोत में जम्मू और कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। बिल्कुल, 2019 वाला अपडेट। पहले ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जब पुनर्गठन अधिनियम आया, तब से ये वहां भी पूरी तरह से लागू है। अब एक सवाल जो स्वाभाविक रूप से आता है वो ये कि यह कानून लागू किस पर होता है। धारा 2H में पब्लिक अथॉरिटी या लोक प्राधिकारी की बात की गई है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मतलब हर वो संस्था जो संविधान या कानून द्वारा बनाई गई है वो इसके दायरे में आती है। हाँ, सरकार के सभी विभाग, पंचायतें, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो NGO भी आते हैं जिन्हें सरकार से भारी फंड मिलता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई बार लोगों को लगता है कि वो किसी भी प्राइवेट कंपनी से आरटीआई लगाकर जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विशुद्ध रूप से प्राइवेट कंपनियां इसके दायरे में नहीं आती जब तक कि उन्हें सरकार से कोई बड़ा अनुदान न मिला हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल, जानकारी मांगी क्या जा सकती है? स्रोत में धारा 2F और 2J का जिक्र है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि सूचना का मतलब सिर्फ कागज या फाइलों की फोटोकॉपी नहीं है। तो और क्या क्या आता है इसमें? धारा 2F के तहत इसमें ईमेल, ओपिनियन, लॉगबुक और इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी शामिल है। मतलब कंप्यूटर में रखा डेटा भी मांग सकते हैं? बिल्कुल। और धारा 2J तो इसे एक कदम और आगे ले जाती है। नागरिक केवल दस्तावेज प्राप्त ही नहीं कर सकते, बल्कि दफ्तर जाकर फाइलों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। 1 मिनट, क्या हम निर्माण सामग्री का सैंपल भी ले सकते हैं? मान लीजिए कहीं सड़क बन रही है और सीमेंट खराब लग रहा है। बिल्कुल ले सकते हैं। नागरिक सरकारी निर्माण सामग्री के प्रमाणित सैंपल ले सकते हैं। ये डेस्क पर बैठकर पढ़ने का नहीं, मौके पर जाकर जांचने का अधिकार है। ये तो सच में व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का डायरेक्ट तरीका है। लेकिन सरकारी मशीनरी इतनी बड़ी होती है, तो ये जानकारी मांगनी किससे? इसके लिए धारा 5 के तहत हर विभाग में एक PIO यानी जन सूचना अधिकारी होता है।
वही आम जनता के लिए मुख्य संपर्क सूत्र है। और मैंने स्रोत में APIO के बारे में भी पढ़ा है। वो क्या करते हैं? APIO यानी सहायक जन सूचना अधिकारी उन जगहों पर होते हैं जहां PIO सीधे उपलब्ध नहीं होते। वे आवेदन लेकर PIO तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिक है ना? हाँ, अगर आवेदन APIO के जरिए जमा किया जाता है तो सूचना मिलने के समय में 5 दिन और जुड़ जाते हैं। तो सीधे PIO को देना ज्यादा तेज है। हाँ, आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो धारा 6 इसे बहुत सरल बनाती है। बिल्कुल, प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है। फीस सिर्फ 10 रुपए है और BPL कार्ड धारकों के लिए तो ये पूरी तरह से मुफ्त है। और भाषा की भी कोई अड़चन नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी स्थानीय राजभाषा में आवेदन दे सकते हैं। इसमें मुझे एक प्रावधान बहुत ही जबरदस्त लगा। धारा 6(2) के तहत सूचना मांगने का कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये सच में बहुत सशक्त प्रावधान है। नागरिक को कोई रीजन नहीं देना होता, सिर्फ अपना संपर्क विवरण देना होता है। ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर कारण बताना जरूरी होता तो अधिकारी आसानी से डरा धमका सकते थे या आवेदन खारिज कर सकते थे। सही कहा। कारण न बताने की आजादी लोगों को निडर होकर सवाल पूछने का हौसला देती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आवेदन तो दे दिया, लेकिन सरकारी फाइलों की धीमी गति तो हम सब जानते हैं। जवाब कब आएगा? यहीं पर धारा 7 की समय सीमा या टाइम लिमिट काम आती है। स्रोत में जो चार्ट है वो बहुत स्पष्ट है। सामान्य केस में 30 दिन, और अगर APIO के जरिए है तो 35 दिन, और किसी तीसरे पक्ष या थर्ड पार्टी की जानकारी है तो 40 दिन। लेकिन कानून हमेशा अपवादों की जगह छोड़ता है, और सबसे जरूरी अपवाद है जीवन और स्वतंत्रता का मामला। लाइफ एंड लिबर्टी। हाँ, अगर जानकारी किसी की जान या आजादी से जुड़ी है तो 30 दिन नहीं, सिर्फ 48 घंटे में जानकारी देनी होती है। 48 घंटे? सरकारी दफ्तर के हिसाब से तो ये बहुत ही सख्त नियम है। बिल्कुल। मान लीजिए किसी को बिना कारण हिरासत में लिया गया है या जेल में किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, तब तो 30 दिन का इंतजार जानलेवा हो सकता है। इसीलिए ये 48 घंटे का नियम मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ये तो बात हो गई कि क्या मांग सकते हैं, लेकिन PDF में सेक्शन 8 के तहत उन चीजों की लिस्ट भी है जो नहीं मांगी जा सकती। हाँ, इसके लिए PDF में एक बहुत ही मजेदार एग्जाम ट्रिक दी गई है। सेक्शन 8 मतलब हेट। जो जानकारी सरकार देना हेट करती है या नापसंद करती है। सही है। राज्यों को चलाने के लिए कुछ गोपनीयता तो जरूरी है, जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बातें। सेना की रणनीतियां या विदेशी सरकारों के समझौते भी इसमें आते हैं, और कैबिनेट पेपर्स का भी जिक्र है। हाँ, मंत्रिपरिषद की बैठकों के वो दस्तावेज जिन पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, उन्हें साझा नहीं किया जा सकता, ताकि मंत्री बिना सार्वजनिक दबाव के खुलकर बहस कर सकें। और इसी कड़ी में धारा 24 भी है, जो रॉ, IB और BSF जैसी खुफिया एजेंसियों को RTI से बाहर रखती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा स्टार मार्क है। ये अपवाद का भी अपवाद है। वो कैसे? भले ही ये एजेंसियां RTI से बाहर हों, लेकिन अगर मामला भ्रष्टाचार या मानवाधिकार हनन का है तो इन्हें भी सूचना देनी ही होगी। वाह, क्या गजब का संतुलन है। सुरक्षा के नाम पर आप भ्रष्टाचार नहीं छुपा सकते। बिल्कुल नहीं। अब ये देखते हैं कि अगर कोई अधिकारी जानकारी न दे तो उसकी शिकायत कहाँ होगी। इसके लिए धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग है। इसमें एक मुख्य आयुक्त और अधिकतम 10 अन्य आयुक्त होते हैं। पहले मुख्य CIC वजाहत हबीबुल्ला थे। ये स्रोत में साफ लिखा है। इन आयोगों की स्वायत्ता बहुत गंभीर विषय है, और यहीं पर 2019 के संशोधन की बात आती है, जिसने कानून के ढांचे को ही बदल दिया। 2005 के मूल कानून में आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक फिक्स था, और वेतन चुनाव आयुक्त के बराबर था, ताकि वो बिना किसी सरकारी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। लेकिन 2019 के नए नियम के अनुसार अब कार्यकाल और वेतन दोनों केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और फिलहाल इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। एग्जाम के नजरिए से ये याद रखना जरूरी है कि अब कार्यकाल फिक्स नहीं है। तटस्थ होकर देखें तो मूल कानून स्वायत्तता पर जोर देता था, जबकि नया संशोधन कहीं ना कहीं नियंत्रण की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस प्रावधान पर जो सच में जवाबदेही तय करता है, धारा 20 का दंड या पेनल्टी। अगर PIO बिना कारण जानकारी न दे या देरी करे तो उस पर 250 रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगता है, जो अधिकतम 25,000 तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पैसा सरकारी खजाने से नहीं, उस PIO की पर्सनल सैलरी से कटता है। यही बात इसे इतना असरदार बनाती है।
अपनी जेब से पैसा कटना एक बहुत बड़ा निवारक या डिटरेंट है। लेकिन अगर वो फिर भी बात ना सुने तो अपील का रास्ता है। धारा 19, अगर 30 दिन में जवाब नहीं आता तो पहली अपील उसी विभाग के सीनियर ऑफिसर को की जाती है। और अगर वहां से भी जवाब न मिले तो 90 दिन के भीतर दूसरी अपील सीधे सूचना आयोग में की जा सकती है। यहाँ एक बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत है, साबित करने का बोझ या ओनस ऑफ प्रूफ हमेशा पीआईओ पर होता है। मतलब नागरिक को ये साबित नहीं करना कि उसे जानकारी क्यों चाहिए। हाँ, बल्कि पीआईओ को साबित करना होगा कि उसने जानकारी देने में देरी क्यों की। ये नागरिक को बहुत मजबूत स्थिति में रखता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर इस पूरे स्टडी मटेरियल का वन लाइनर ब्लास्ट देखें तो ये कानून 6 अध्यायों, 31 धाराओं और 2 अनुसूचियों का एक ऐसा टूल है जो फाइलों की ताकत जनता के हाथ में देता है। 30 दिन का नियम हो, 48 घंटे का आपातकालीन प्रावधान हो या पर्सनल सैलरी से जुर्माना कटना हो, हर हिस्सा सिस्टम को जवाबदेह बनाता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा।